एक बार है जिसका मास है m, एक बार है जिसका मास है m and length l is in pure translational motion with its center of mass moving with a velocity v. It collides and sticks to another identical bar at rest as shown in figure. Assuming that after the collision the system of two bars become one composite bar of length 2l, then the angular velocity of the composite bar will be equal to. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास है कि एक बार है, यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, एक बार है यहाँ पे और दूसरी बार है यहाँ पे। बिफोर कोलिजन की बात करें, इसके पास वेलोसिटी है v, इसका मास है m, इसका मास है m, लेंथ है इसका l, लेंथ है इसका l, ये रेस्ट पे है, ये m मास की रॉड जो है ये आगे चल रही है। बाद में क्या हो जाता है कि ये एक सिंगल रॉड की तरह बिहेव करने लगती हैं। तो मैं मान लेता हूँ इनका जो नया सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी हो जाता है v cm के बराबर, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हो जाता है लेट्स से इस तरीके से ओमेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लियरली, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं लगा है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं लगा है, तो हम कंजर्व करा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एल इनिशियल जो है एल फाइनल के बराबर करवाया जा सकता है। और दूसरी बात, जो इनका लीनियर मोमेंटम है उसे भी बराबर किया जा सकता है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराइए तो आपको मिलेगा m इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू वी सी ओ एम। तो वी सी ओ एम की वैल्यू आपको मिल जाती है किसके बराबर, v बाई 2 के बराबर। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो आपको मिलेगा m इंटू वी इंटू एल बाई 2, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके लीनियर मोशन की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा इस पॉइंट के अबाउट, और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आई ओमेगा यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शियल इसका लिखूंगा 2m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपको मिलता है क्या, m v l बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 3 12, सो 2 बाई 3 m l स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो m l से m l कैंसिल आउट हो जाता है, m l से m l कैंसिल आउट हो जाता है, और ओमेगा की वैल्यू आपको मिलती है किसके बराबर, 3v बाय 4l के बराबर। सो 3v बाय 4l हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वही आपसे पूछा गया है। 3v बाय 4l एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है दिसंबर 26 को, 1 डे आफ्टर द क्रिसमस, और टेस्ट जो है स्टार्ट होगा 1 PM ऑनवर्ड्स। तो टाइम याद रखें। अब टेस्ट से फायदा क्या है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि स्टैंड अ चांस टू मीट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का एक शानदार मौका आपके पास है, ठीक है। तो एनरोल आप कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग में जो प्राइजेस हैं वो आप एक बार देख सकते हैं कि एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट और अमेजॉन के वाउचर जो हैं बहुत सारे यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप जो है पार्टिसिपेट करना ना भूलिए, अभी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पे IIT-JEE का दिसंबर ऑफर है हमारे पास कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर है। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने का, तो आपको 1 महीने का एक्सटेंशन फ्री उसमें मिलने वाला है, और यदि 18 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आइकॉनिक, तो उसमें 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो ऑफर है ये 22 दिसंबर तक वैलिड है, ठीक है। उससे पहले ही आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा यदि आप एक्सटेंशन फ्री में चाहते हैं तो। उसके बाद जो है कुछ बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। एज बैच है क्लास 11th के लिए, जो जेई एडवांस और जेई मेन 2023 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है टीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद स्ट्राइकर बैच जेई मेन और एडवांस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, और उसके बाद एक्सीलेंस 2.0 बैच जो है वो क्लास 11th के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, और वो जेई मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, और आप यूएसपी जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्लास 11th का रिवीजन यहाँ पे होगा, और क्लास 12th का प्रिपरेशन तो साथ में होगा ही होगा। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, अंशुल सिंगल सर हैं, नीरज सर हैं, आशीष मिश्रा सर हैं, कपिल राणा सर हैं और सुरेश द्विवेदी सर हैं, और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 से, ये भी 22 से, ये भी 22 से स्टार्ट ये हो रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेई 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, और ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। क्रिसमस के बहुत ही पावन अवसर पर ये स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर 5 PM के बीच में।
और इसमें जो आपका IIT JEE का रैंक प्रेडिक्टर होने वाला है और क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं और डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी जिससे आप बिना ज़्यादा मेहनत करे आपको पता चल जाएगा कि यार इन एरियाज में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है और आप फिर उन एरियाज पे मेहनत करके आपकी जो छोटी बहुत जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो एनरोल करिए इस टेस्ट सीरीज में और कोड यहाँ पे यूज़ कीजिए NKC सर लाइव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द गिवन फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट M अबाउट द सन S। तो यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लेनेट है जिसका मास है M। इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C to D, C से D जाने में जो उसको जो टाइम लगा है वो T1 के बराबर है, T1 के बराबर है यहाँ से यहाँ। और इतने समय में जो पोजीशन वेक्टर है उसने कितना एरिया स्वीप किया है, इतना एरिया स्वीप किया है, ये भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। एंड T2 इज द टाइम टेकन बाय प्लेनेट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम A to B, A से B जाने में उनको जो टाइम लगा है वो T2 के बराबर है। देन द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, रिलेशन बताना है T1 और T2 के बीच में कितना होगा। एरिया SCD दिया गया है SAB के 2 टाइम्स के बराबर है। तो ये जो सवाल है जेईई मेन में आ चुका है 2021 में, ये काफ़ी बार पूछा गया था, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, बहुत ही एक घिसा पिटा सवाल है। तो यहाँ पे जब एरिया दिया है हमें और हमें कहा गया है कि प्लैनेट्स और सन के बारे में, तो यहाँ पे हम केपलर का जो लॉ है वो यहाँ पे हम ध्यान करेंगे कि जो एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt वो होती है बेटा कांस्टेंट होती है, बराबर रहती है और इसे हम लिख सकते हैं L/2m के बराबर, L/2m के बराबर ये होती है और ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये रहती है कांस्टेंट। तो जो C से D में जो एरिया उन्होंने कंप्लीट किया है, एरिया CSD के बराबर है SCD, एरिया SCD DA डिवाइडेड बाय DT, टाइम कितना लगा है T1, इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। एरिया जो है ये SAB, जो एरिया इन्होंने काटा है SAB और जो टाइम लगा है इनको T2, ये दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं। और साफ साफ सवाल में दिया है कि SAB को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो SCD बन जाता है, या SAB की वैल्यू SCD/2 लिखी जा सकती है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एरिया SCD डिवाइडेड बाई 2 T2। तो SCD से SCD गया, आपको मिल जाता है T1 बराबर 2T2। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे रिलेशन पूछा गया है T1 और T2 के बीच में। सो T1 की जो वैल्यू है 2T2 के बराबर आपको मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एट NTP इज 1328 मीटर पर सेकेंड। इफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 ऑफ दैट ऑफ एयर, देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट NTP इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वो होता है हमारे पास √of गामा RT बाय M, गामा RT बाय M के बराबर, गामा RT बाय M के बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस की यदि बात करें, हाइड्रोजन और एयर में फ़र्क क्या है, डेंसिटी का। क्या हम डेंसिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसे गामा P बाय रो से गामा P बाय रो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √of गामा बाय रो के बराबर होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस वो एक डायटोमिक टाइप की गैस है। और यदि हम बात करें एयर की, एयर में हमारे पास मैक्सिमम होती है नाइट्रोजन N2 गैस है, वो भी डायटोमिक है और उसके साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वो भी मेजरली डायटोमिक गैस है। तो यहाँ पे गामा को भी हटा सकते हैं, तो यहाँ से मैं लिखूंगा V इंटू √of रो इज इक्वल टू V2 इंटू √of रो2, V1 √ρ1 इज इक्वल टू V2 √ρ2 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पहले वेलोसिटी है 1328 और यहाँ पे इसका डेंसिटी है लेट्स से रो 1/16, तो यहाँ पे रो0 बाई 16 यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू V2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √of √ρ0 से √ρ0 कैंसिल आउट हो गया है, तो V2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 1328 डिवाइड बाई √16 विच इज 4। तो 4 × 12 बचा 1, 4 × 12 4 × 8, 332 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर में मिल जाता है, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू e is raised to the power -0.1t cos of 10 pi t plus 5। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट
of that oscillator is equal to e is raised to the power minus of 0.1 into t cos of 10 pi t plus 5। तो ये कुछ ऐसी ही इक्वेशन है कि x डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमें इक्वेशन मिलता है a नॉट e रेज टू द पावर माइनस ऑफ सम kt और यहाँ पे होता है cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 या sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। इस तरीके से एक इक्वेशन हमें मिलती है। ये जो साइन और cos से पहले जो लिखा होता है ये होता है एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ वेरी करता है। ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ वेरी करता है, तो हमें एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है विच इज e रेज टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी। इसका इनिशियल वैल्यू आप देखिए, पहले इनिशियल वैल्यू है t बराबर 0 पर, जो एम्पलीट्यूड है वो मिलता है हमारा कितना, यहाँ पे 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बनेगी विच इज इक्वल टू 1, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड है 1। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि द टाइम टेकन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेटर टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू। तो एम्पलीट्यूड का जो इनिशियल वैल्यू है विच इज 1 उसका आधा हो जाता है, तो कितना टाइम आपको लगेगा ये सवाल में पूछा गया है। तो इसको आधा करना है, मैं मान लेता हूं t इज इक्वल टू टी नॉट पर जो एम्पलीट्यूड है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूं कि एम्पलीट्यूड हो चुका है आधा और टाइम लगा है वहां पे, टाइम उस समय हो रहा है टी नॉट के बराबर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टाइम टी नॉट। इसको नीचे ले जाइए तो आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/e रेज टू द पावर टी नॉट बाई 10 लिख सकता हूँ इसे। तो ओवरऑल क्वांटिटी बराबर है, उनके न्यूमरेटर बराबर है तो उनके डिनोमिनेटर पे आपस में बराबर होंगे, तो e रेज टू द पावर टी नॉट बाई 10 यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के बराबर है, दोनों तरफ ln ले लीजिए तो आपको मिलेगा टी नॉट बाई 10 इज इक्वल्स टू ln2 और ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी नॉट इज इक्वल्स टू 6.93 सेकेंड। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि इनिशियल वैल्यू इज क्लोज टू, तो ऑप्शन में हमें 7 सेकंड के बराबर आंसर दिया है, तो 7 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज 6.93 इज क्लोजेस्ट टू 7। तो आंसर हमारा 27 सेकंड नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 7 सेकंड्स के बराबर। 7 सेकंड्स के बराबर हमारा आंसर होने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 3 में बैठा है इलेक्ट्रॉन orbiting the nucleus in a stationary orbit of radius this much angstrom, then its de Broglie wavelength is equal to, तो ये हमने रिलेशन पढ़ा है कि 2 पाई r जो होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है, 2 पाई r जो है वो n लैम्डा के बराबर होता है। तो हमें दिया गया है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 4.65 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 इंटू पाई इंटू 4.65 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 इंटू लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 पाई इंटू 4.65 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एंगस्ट्रॉम में आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A and its dipole moment is found to be this much, then what is the value of n plus m? n plus m की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं एक सर्कुलर लूप मान लेता हूं, एक सर्कुलर लूप हमारे पास है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की यदि बात करें, यदि इसका एरिया मान लेता हूं मैं a है, इसका रेडियस मान लेता हूं r के बराबर है, रेडियस इसका r है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा n के बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स n के बराबर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I के बराबर। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर को लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r के बराबर होगा। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r के बराबर। और यदि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहें तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। तो यहाँ से आपको मिलेगा नंबर ऑफ टर्न्स m, n करंट की वैल्यू है I और एरिया आ जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर, m की वैल्यू है ये। तो हमें जो डायपोल मूवमेंट है वो मिलता है ऐसे b a रेज टू द पावर m अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट पाई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमें मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की टर्म्स में लिखना है। हमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिखना है। हमें रेडियस को एलिमिनेट करना है, हमें करंट को एलिमिनेट करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे करंट और रेडियस को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए,
रेडियस को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को यहाँ पे उठा के डालिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू करंट। करंट की वैल्यू यहाँ से डालिए, कितना आ जाएगा आपके पास 2r इंटू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो यहाँ n से तो n कैंसिल आउट हो गया, एक चलो एक बला तो टल गई यहाँ पे, और यहाँ पे बचता है पाई आर क्यूब, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे आ गया आपके पास म्यू नॉट, यहाँ पे आपके पास आ गया i। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है। तो हमने क्या किया था, i की वैल्यू ही डाली थी, i की वैल्यू यहाँ पे कैसे आ गई, फिर i यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, i यहाँ पे नहीं आएगा। अब बात करते हैं, अब हमें एलिमिनेट करना है यहाँ पे रेडियस को। तो हम जानते हैं कि एरिया जो है किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से r की वैल्यू आप लिख सकते हैं a अपॉन पाई का अंडर रूट, a अपॉन पाई का अंडर रूट यहाँ पे लिखा जा सकता है, r की वैल्यू यहाँ पुट करिए। सो 2 पाई r क्यूब यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा a बाय पाई इंटू अंडर रूट ऑफ a बाय अंडर रूट ऑफ पाई इंटू b डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो पाई से पाई चला जाता है, आपको मिलता है 2 टाइम्स एरिया रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू b डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू पाई की पावर 1/2, पाई की पावर 1/2। तो ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एरिया की पावर m के बराबर है, एरिया की पावर 3/2 m के बराबर है, तो m की वैल्यू है 3/2 के बराबर। और नीचे जो पाई है अच्छा और क्या है n हमारे पास है जो मल्टीप्लाई हमने किया है, यहाँ पे n जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है विच इज इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के बराबर। तो m प्लस n पूछा है आपसे, तो आ जाएगा आपके पास 1.5 और 2 3.5 7/2 m प्लस n की वैल्यू हमें मिलने वाली है विच इज 3.5, वही हमारा आंसर है। ठीक है, आसान था सवाल। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल किया है और वेवलेंथ लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद अ पाथ डिफरेंस लैम्डा इज m यूनिट्स। तो जहां पर पाथ का डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी हमें मिलती है m के बराबर, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 इज n टाइम्स m यूनिट्स। तो बताइए n की वैल्यू कितनी होने वाली है, n की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो हम जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, बिकॉज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब जो S1 और S2 हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं उनकी इंटेंसिटी आपस में बराबर है, उनकी इंटेंसिटी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई। ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब बात करें यहाँ पर इंटेंसिटीज की I1 I2 की, वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I0 प्लस I0 2 टाइम्स I0 प्लस 2 टाइम्स I0 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो यहाँ से 2 I0 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, हमें दिया है पाथ डिफरेंस, तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन पता है कि डेल्टा फाई इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यदि मैं बात करूं एट ए, जो पोजीशन हमारे पास है ए, पोजीशन जो हमारे पास ए है, वहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर दिया है। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा गया, कितना आ गया आपके पास 2 पाई। तो यदि मैं बात करूं एट ए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बेटा वो आ रही है हमारे पास 2 टाइम्स I0 इंटू 1 प्लस 0 कॉस 2 पाई। बेटा देखिए कितना होता है, यहाँ पे ग्राफ हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 2 पाई होता है 1 के बराबर, 1 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4I0। ये हमें किसके बराबर दिया है, m के बराबर है। I रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 4I0 और ये वैल्यू हमें दी है m के बराबर। और जहां पर पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है वहां की बात करते हैं। जहां पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 3, वहां पे आप फेज डिफरेंस निकालिए, कितना होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। तो लैम्डा से लैम्डा गया, कितना आ गया आपके पास 120 डिग्री। और यहाँ पे हम निकालेंगे I रिजल्टेंट, तो आपको मिलता है कितना 2 टाइम्स I0 1 प्लस कॉस 120 विच इज माइनस हाफ। तो आपको मिल जाएगा किसके बराबर वैल्यू, I0 के बराबर। तो I रिजल्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे I0 के बराबर, और विच इज हाउ मच टाइम्स दिस, विच इज 1/4 ऑफ दिस इंटेंसिटी, विच इज 1/4 ऑफ दिस इंटेंसिटी। तो 1/4 हमारा आंसर आ गया विच इज 0.25। तो उसे आप टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं 0.25
विल बी आवर आंसर। तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन दोनों सोर्सेज की जो इंटेंसिटी है वो बराबर होती है, अनलेस आपको स्पेसिफाई नहीं की हो, आपको इंटेंसिटी बराबर माननी है और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है, याद रहेगा।